जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज जुम्मा है, नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम गुफ्तगू का आगाज ही करेंगे। आज की जो सबसे बड़ी खबर है और वो ऑडियो लीक है जो कि पार्ट 2 कहा जा रहा है। बैरूनी साजिश के बारे में जो हिकमत अमली बना रहे हैं खान साहब और उनके करीबी साथी। और वहां से हम आज का जो है हमारा प्रोग्राम उसका आगाज करेंगे। और उसके बाद जो कुछ मौजुआत हैं मुल्की सियासत के हवाले से नाजम सेठी साहब के एडिटोरियल जो आज उन्होंने लिखा है द फ्राइडे टाइम्स के लिए, उसके हवाले से। और फिर उनसे पूछेंगे कि अब वो आगे क्या प्रिडिक्शंस देंगे और क्या वो देख रहे हैं होता हुआ। लेकिन सबसे पहले ऑडियो लीक को प्ले करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है सर। अच्छा शादी हमने कल हम मीटिंग करनी है, आपने हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी। उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स ये अपने पास। नहीं मैं कह रहा हूँ इसके ये खैर आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ नहीं इससे फोटो स्टेट ये समझ में 8-9 बार है। लेकिन मीटिंग 7th को होगी ना। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बगैर आप जान के लेटर कह रहे हैं बिकॉज लेटर नहीं है मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वही है ना मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना। तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं देखो जी। लोगों को तो ट्रांसक्रिप्ट की समझ नहीं आनी। लेटर एक ही चीज है, नाम ना निकले। सेठी साहब, वेलकम टू नया दौर। ये बताइए कि ये क्या मामला है कि एक तरफ नाम नहीं लेना, दूसरी तरफ वो फिर बाद में एंटी इंपीरियल एंटी यूएस स्टांस भी बनाना है। कुछ अजीब कॉन्ट्रडिक्शंस है बहुत ज्यादा इस पूरी चीज में। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है जी। वो पहले दिन से इन्होंने पूरी, जैसे कह रहे हैं ना, हमने खेलना है इसको। तो आह, खेल का पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया, किस तरीके से खेलना है, कौन खेलेगा, कौन किस चीज को क्या कहना है, किसका नाम नहीं लेना। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की पूरी गुफ्तगू जो है, सबने मिलके एक साजिश की है और अब वो एक्सपोज हो गए हैं। अब इनके पास कोई जगह नहीं है भागने की। ये सारा जो बयानिया बनाया था केबल का, दिमार्श का, थ्रेट का, रेजीम चेंज का, सब बकवास। तो अब मेरा ख्याल है लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है, इसके अपने सपोर्टर्स भी, कि इस बात को नहीं पहचानेंगे। मगर खान साहब तो आपको पता ही है, वो तो लगे रहेंगे, एक ही चीज को दोहराते रहेंगे। सो अब तो बिल्कुल ही जो रह गई थी बात, तो थोड़ी बहुत उन लोगों में जो समझते थे नहीं 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 जी, अब उनको पता चल गया कि किस तरीके से ये पूरा एक प्लान के मुताबिक ये सब कुछ किया गया, जिसके अंदर फॉरेन सेक्रेटरी साहब इन्वॉल्व थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर वो इन्वॉल्व थे, अरशद उमर साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, और खुद इमरान खान साहब वाज द रिंग लीडर ऑफ द पैक। तो अब इसके बाद अब क्या रह गया है? तो दिलचस्प बात यह है रजा के, दो तीन बातें हैं ताकि इस चीज को खत्म किया जाए, कि खान साहब को पता था पहले से कि कुछ ऑडियो लीक्स आ रही हैं। और खान साहब ने उसके तरफ इशारे भी किए कि मुझे पता है, मैंने सुनी है, मेरे पास है, या मुझे पता है आ रही है, वगैरह वगैरह। फिर वो आई और वो सारी जो थी वो न्यूट्रल्स और पीडीएम के लीडर्स के खिलाफ थी। तो उससे तो जाहिर होता था यही कि ये कोई खान साहब का बंदा है, अ, जिसके पास ये आ गई है, और या जिसने ये चोरी की है, और वो अब चुन चुन के इनको लगा रहे हैं। तो उसके बाद फिर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने कहा होगा एजेंसी वालों को, ओए ਤੁਹਾਡਾ डेटा जड़ा है चोरी हो गया है, तो आपको साढ़े हक भी दियो, ਇਹਦੇ खिलाफ भी तो कटो। वाह। फिर मेरा ख्याल है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 आया है, जिसमें खान साहब की ठीक ठाक नंगा किया गया उनको, और उसी चीज के ऊपर जिसके ऊपर उन्होंने बड़ा जोर लगाया हुआ था, और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी प्रेशर डाला हुआ था, और दिस केबल, दिस कंस्पिरेसी, दिस रेजीम चेंज।
तो वही उन्होंने फिर एक एक करके दोनों हिस्से आपके सामने रख दिए। तो अब मजा इस बात का है कि एक तरफ एक डेटाबेस है, दो नहीं है, जी एक डेटाबेस है। उस डेटाबेस में से एक चंक जो है वो चुराया गया है। वो चुराया गया है, और वो मेरा अपना ख्याल है, ये तो बात कभी बाहर आएगी नहीं। जैसे उसामा बिन लादेन की बात कभी नहीं बाहर आई कि उसको कैसे पकड़ा इन्होंने, अमरीकनों ने, किसने बात जाके बताई अमरीकनों को कि वो कहाँ है। इसी तरीके के साथ ये वो स्नोडन जैसा ही काम हुआ है कि किसी ने इंटेलिजेंस एजेंसी के कोई अपने ऑपरेटिव जो कि इस डेटाबेस का को एक्सेस था जिसके पास, उसने कुछ वो इमरान खान का सपोर्टर निकला, और उससे फिर ये चोरी करके और ये डेटा जो है ये डार्क वेब पे चुन के खान साहब को सपोर्ट करने के लिए कुछ डाल दिया। तो फिर उसी डेटाबेस में से एजेंसी वाला गवर्नमेंट ने कहा होगा एजेंसी वालों को, ओए और कोई साढ़े आकिश भी कढ़ो, खान साहब के खिलाफ भी कढ़ो। तो वो तो आज तक चुप रहे हैं। आपने देखा ना, हमने इस फोरम पे बड़ी जगह दफा ये डिस्कस किया है कि क्या बात है एस्टैब्लिशमेंट हिट बैक क्यों नहीं करती। खान साहब इतना कुछ उनके खिलाफ बात करते हैं, उनके लीडर्स के खिलाफ बात करते हैं। इससे बड़ी बगावत आज तक किसी ने नहीं की है, उकसाने की नहीं कोशिश की किसी ने जितनी इन्होंने की है। मगर फिर भी ये लाडला है, फिर भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। वजह क्या है? तो मेरा ख्याल है कि वो हम जैसे लोगों को तो कुछ ना कुछ कहा जाता था कि आप फिक्र ना करें, जब वक्त आएगा तो आ, हम भी फिर कुछ ना कुछ करेंगे। तो मेरा ख्याल है वो अब वक्त आ गया है कि ये दिस इज द फाइनल स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। और पहले पार्ट 1 आया और अब पार्ट 2 आ गया है। और इसका और ये इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से आया है, और इन्होंने भी अपना बंदा डार्क वेब पे बैठा दिया, उन्होंने भी अपना बंदा बैठाया हुआ था। तो अब सारी लड़ाई झगड़े जो है डार्क वेब पे हो रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें भी अपने डार्क वेब पे जाके कोई प्रोग्राम करना चाहिए, तो इसके बगैर बात नहीं बनती है रजा। हाँ, थोड़े से सही बात मास्क पहन के ना और डार्क वेब पे जाके बैठ जाते हैं, अहमियत बड़ी बनेगी हमारी डार्क वेब की, डार्क वेब। है। गुड वन, गुड अच्छा, वन। हाँ। तो मगर मैं ये आपको बताऊं ये डार्क वेब पे भी बचाव नहीं होगा। मैं आपको हाँ बताऊं क्यों नहीं होगा। बताइए। मेरी इत्तला के मुताबिक जब मैंने इधर उधर चिड़िया भगाई, तो जाहिर है मैं डार्क वेब पे तो नहीं पहुंच सकता था। मैंने तो इधर उधर ही चिड़िया को भेजना था कि यार पता करके आओ ये डार्क वेब पे आगे क्या होने जा रहा है। तो चिड़िया ने आगे खबर ये दी कि जी वो अब पार्ट 1 और पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 आज आ जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब है वो जो आने थे वो बाकी साहब जो थे डार्क वेब पे जो बैठे हुए थे, तो उनका क्या होगा, उनके भी तो अभी आने हैं, तो ये फिर मामला चलेगा। उन्होंने कहा नहीं जी, और शट अप कॉल हो गई है। ओ मैं क्या, अच्छा हमारे भाई लोग वहां भी पहुंच गए हैं और वहां जाके उन्होंने उसको शट अप कॉल दे दी है। तो इसलिए हाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ कि क्या वो पहले वाले साहब जो है वो अब आएंगे विद अदर डेटा, या बस यही था और आज के बाद बस बहुत हो गया। उन्होंने अपना हाथ दिखाया, इन्होंने एक लगाई ठगाक, और अब फिर जिसे कहते हैं ना मामला जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो अब देखना ये है कि ये बात आगे चलेगी या नहीं चलेगी। इस वक्त दो डार्क वेब पे लोग बैठे हुए हैं, तो क्या ये दो ही रहेंगे, आता जाता रहेगा और हमारे मौजा लगी रहेंगी, ताकि वी हैव समथिंग टू कमेंट अपॉन और मजे लेंगे हम मीडिया वाले, या अब ये मामला बंद हो जाएगा, खान साहब को पैगाम मिल गया है जो देना था। सेठी साहब, आप कुछ भी कर ले, आप कुछ भी कर ले, आपकी चिड़िया कुछ भी कर ले, एक और सेठी है उतने मशहूर नहीं हो सकते जिनका नाम अली है। हाँ देखिए, ये आई आपने जो मैगजीन बात की पे है तो ना, नहीं आ सकते। हाँ अच्छा, तो ये मैं चाहता हूं कि ये जो वो वाली वीडियो भी जरा एक छोटी सी है, जो कि जरा हम उसमें अमेरिका का नाम ले रहे हैं, तो वो जरा जरा करें ना, उसको प्ले करते हैं आपको वो क्विकली, आप भी जरा उसको देखें, नाज़रीन भी देखें कि कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं हर वक्त के साथ जो तब्दीली हुई है इनकी, खान साहब के मौकफ की, वो कितनी अजीबो गरीब है। आज जो आपके पास ये सारी बात करने के लिए इसलिए आया हूं कि अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को
हमें एक अमेरिका ने एक अमेरिका नहीं, एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूं, और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूं जी। मतलब खास करके वही अमेरिका का नाम नहीं लेना, वही बी केयरफुल, वो नाम नहीं लेना, बस बस बस। और सबसे पहले जब खान साहब आते हैं तो पहले ही अमेरिका का नाम ले लेते हैं। यार ये बंदा क्या चीज है, कमाल का। खान साहब, सेठी साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था एक सवाल कि जो इनके तजादात हैं और इनके बयानिए के अंदर जो तजादात हैं, उन पर तो हम इतनी गुफ्तगू कर चुके हैं, इसकी तफसीलात इतनी बार सामने आ चुकी हैं। आप ये देखें कि वो 7 मार्च को डिस्कशन होती है और साइफर आता है, उसके बाद ये अब इन ऑडियो लीक से पता चल जाता है कि कैसे उन्होंने ये खिचड़ी पकाई। फिर आप ये देखें कि पहले इनके बंदों ने कहा कि नहीं नहीं, ये साइफर उनसे छुपाया गया। फिर शाह महमूद ने खुद कहा कि नहीं नहीं, वो मैंने देखा और प्राइम मिनिस्टर को भेजा। फिर आर्मी चीफ के साथ इमरान खान की बात हुई है, उसने कहा वो साइफर तो आते रहते हैं, वो जो होता है। उसके बाद 21 मार्च को गालिबन, या 23 मार्च को इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस, इस्लामी वज़रा खारजा की कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद में। और उससे भी पहले 16 मार्च को इसी डोनाल्ड लू को बड़े पुरतपाक उन तरीके से एक तकरीब में वाशिंगटन में बुलाया जाता है, खाने फाने, कोई जिक्र नहीं है। फिर 23 मार्च को जो उनकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक एहलकार को खुसूसी तौर पर इनवाइट किया जाता है, फिर उसको ये आपके मुईद यूसुफ, ये शाह महमूद कुरैशी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो जी खिलखिला के हंस रहे हैं जी, अमेरिका के साथ ये करेंगे, फला करेंगे। और 4 दिन के बाद खान साहब एक परेड ग्राउंड में वो एक ऐसे ऐसे कागज लहराता है, ये मेरे पास खत आया है। तो उसके बावजूद, और ये सारी चीजें तफसीलात सामने आ गई हैं, तो खान साहब वाकई अपने आप को टेफलान का समझते हैं कि उन पे कोई हकीकत वो चिपकेगी नहीं। आज भी उन्होंने उसका डाइवर्जन करने की कोशिश की है, पेशावर में जो बातें की हैं उस पर फिर हम आगे बात करते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि वो इतनी तमाम हकायक आने के बावजूद वो क्यों समझते हैं कि ये सारे उनके जो झूठ है, जो खुले झूठ है, वो एक्सपोज नहीं होंगे, लोग जो है वो उसकी बात पे एतबार करेंगे। ऐसा बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने, इसका जवाब मैं आपको कोशिश करता हूँ देने की। देखिए, ये जो कल्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर रैशनैलिटी और हकीकत जो है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, ये तो एक एस्टैब्लिश्ड सोशियोलॉजिकल फैक्ट है। ये पॉपुलिस्ट लीडर्स का तो बेस ही झूठ होता है, मगर अवाम जो उनको सपोर्ट करती है उसको बिल्कुल पी जाती है। और आप उसके खिलाफ कोई भी बात करें वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते, उसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढ लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बिल्कुल साहिब हैसियत, पढ़े लिखे साहिब हैसियत से बात हो रही थी, तो ऐਵੇਂ हंस के मैंने कहा कि वो ये कि आज ये निकला, वो निकला, और अब तो क्या रह गया है। तो वो कहने लगे कि आप ये क्या, किसकी बात कर रहे हैं, ये जो ऑडियो लीक्स की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, वो तो वाजे हो गया है कि वो अमेरिका और वो ये कैसे साजिश हुई। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मगर देखिए ना, आप वो सुने मत ना, आप उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है ना उसको आप पढ़े, उसमें क्या है। मैंने कहा क्या मतलब ट्रांसक्रिप्ट पढ़ूं? तो ट्रांसक्रिप्ट तो होती वो चीज है जो एग्जैक्ट लफ्ज होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ही है। कहने लगे नहीं नहीं, वो जो ऑडियो है ना वो उससे समझ नहीं आती, तो आप उधर ना इंटरप्रेट करें, उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कुछ और लिख, कुछ और बात है। तो अब बात ये है कि आप जो मर्जी कह लें, जो मर्जी कर लें, ये खान साहब के सपोर्टर्स वो इसीलिए तो टेफ्लॉन मैन। तो अब वो टेफ्लॉन मैन जो है इज लीडिंग अ कल्ट, और वो कल्ट के दो पहलू हैं। एक जो है इनके लिए एडमिरेशन एंड सपोर्ट इंट्रिंसिक, और दूसरा है जो कि पीडीएम के जो लीडर्स हैं जो कि 30 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, और डिनेस्टीज हैं, और जो इल्जाम है उनके ऊपर ऑल दीज इयर्स इन आउट इन आउट इन आउट, उनके खिलाफ एक महाज है और एक माहौल है। तो बुग़्ज़-ए-माविया वाली बात।
तो अब बात यह है कि जिसको आप मिलेंगे उसके अंदर ये दोनों पहलू आपको नजर आएंगे कि इमरान खान कोई उसमें खामी नहीं है, ही सुपरमैन एंड फुल स्टॉप। और दूसरा ये कि ये जो दूसरे हैं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनकी बात मानी जाए। और आखिर में ये कि इन कंपैरिजन टू दीस पीपल ही इज आउटस्टैंडिंग एंड देयरफॉर दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। फैक्ट्स, ये सारी चीजें इररेलेवेंट इन दिस होल डिबेट। तो आप जितना मर्जी कर लें, मेरा ख्याल है मार्जिनल सा फर्क पड़ेगा। जिन लोगों ने जो सपोर्टर्स है इसके, दिल कैरी ऑन सपोर्टिंग हिम, बिल्कुल, सम कोई फॉर फर्क वन नहीं रीजन एंड पड़ेगा। सम फॉर अनदर रीजन। टोटली टोटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने कहना है तो देखो कितनी अच्छी बात है कि वो मुल्की ताल्लुकात का ख्याल करा था। अच्छा, मैं सेठी साहब आगे बढ़ते हैं। आपने आज का आपका जो एडिटोरियल आज छपा है द फ्राइडे टाइम्स में, उसमें आपने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आप जो बात उसमें एक नुक्ता, और ये पहले भी इसके बारे में काफी खबरें आती रही हैं कि पंजाब में जो है पीडीएम कंसोलिडेट करना चाहती है अपनी पावर, या पंजाब में तब्दीलियां होंगी। सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे होगा, इसके मैकेनिक्स क्या होंगे। ये मैं चाह रहा था कि अगर आप थोड़ा सा हमें भी और नाजरीन को बताएं, ताकि हम इसको जो है आगे लेके चलें अपनी कॉन्वर्सेशन को। यार रजा, मुझे तो नहीं पता मैकेनिक्स क्या होंगे, मगर थियरी में तो दो तीन मैकेनिक्स ही हैं। एक तो ये सारे के ये जो चौधरी साहब के जो सपोर्टर्स हैं, जो पीएमएलक्यू है, वो सारी की सारी छोड़ जाए इस अलायंस को और दूसरे हाँ, अलायंस को ज्वाइन कर ले। उसके साथ कोई फ्लो क्रॉसिंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई कुछ नहीं इन्वॉल्व। अलबत्ता ये है कि अगर उसमें परवेज इलाही साहब जो है वो कहते हैं कि नहीं, और मुनिस कहते हैं नहीं, बाकी 8 लोग 9 लोग जो रह जाते हैं वो सारे के सारे कहते हैं कि हम तो चौधरी शुजात को मानते हैं एज हेड ऑफ द पार्टी और हम जा रहे हैं उस तरफ। तो फिर रियली कोई बड़ा इश्यू बन जाएगा अदालतों के लिए कि इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। क्योंकि पहले भी उन्होंने एक हेड ऑफ द पार्टी के बेसिस के ऊपर इंटरप्रेट किया हुआ है ये कानून। तो ये पूरी की पूरी पार्टी चली जाती है उधर, सिवाय 1-2 लोगों के। तो फिर क्या होता है? तो आई थिंक एक तो वो तरीका है, और दूसरा वही है जो पहले था कि कुछ लोग जो हैं वो दे विल क्रॉस द फ्लोर एंड बी डिस्क्वालिफाइड। मेरा ख्याल है वो इतना आसान नहीं है, बिकॉज अब क्योंकि पॉपुलैरिटी बड़ी हुई हुई है खान साहब की। जब वो पहले लोगों ने फ्लो क्रॉसिंग की थी, तो जाहिर है वो असेंबली के अंदर जो थे वो आके बैठ के ऑपोजिशन में बैठे हुए, दे वर नॉट डिस्क्वालिफाइड एंड बिकॉज दे हैड नॉट एक्चुअली वोटेड अगेंस्ट द पार्टी लीडर्स एडवाइस। वो सारे जो अलायंस पार्टनर्स थे वो स्विच कर गए थे। तो अब अगर अलायंस पार्टनर जो है, इनका मेन अलायंस पार्टनर स्विच कर जाता है, तो आई थिंक इट कैन बी डन। तो इसीलिए मैं समझता हूँ गेम जो है वो चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात पे वहाँ है। अब देखना यह है कि चौधरी शुजात जो है या उनके जो साथी हैं वो कन्विंस कर सकते हैं बाकी लोगों को कि मेजोरिटी इधर आ जाए, और अगर रहते हैं तो परवेज इलाही और मुनिस रह जाए उधर, तो फिर दैट इज वन वे दे कैन डू इट। द सेकंड ऑफ कोर्स इज दैट गवर्नर्स रूल लगा सकते हैं वो। गवर्नर्स रूल लगा दें, वो लग सकता है, कोई इसमें मुश्किल इतनी नहीं है। दे हैव अ मेजॉरिटी राइट नाउ इन बोथ हाउसेस इन इस्लामाबाद, तो वो तो हो सकता है। सो आई थिंक कोशिश जारी रहेगी। जब भी इनका ख्याल है कि दोनों में से कोई ऑप्शन बेहतर है और जरूरी है, तो फिर शायद वो कर ले। सो आई थिंक ये होगा, सूनर और लेटर ये होगा, बिकॉज जब तक पंजाब इस्लामाबाद के हाथ में नहीं आएगा, उस वक्त तक इस्लामाबाद मजबूत नहीं हो सकेगा और हमेशा इनसिक्योर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे व्हाट डू यू थिंक, इज देयर अनदर वे? नहीं, मतलब देखिए, नहीं अनदर वे तो आपको पता ना, फिर वो जो अदालती फैसले हैं पहले वो पहले दिए गए उन्होंने बदल दे। बिल्कुल, अभी कल यही मरियम मेरा लोग मतलब है ना कि जी, अदालत में जाएगा इन दी एंड। परवेज अदालत ने इलाही वही क्यों नहीं जाए। स्विच कर सकते? परवेज इलाही क्यों नहीं बिल्कुल स्विच कर बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ना, पहले भी उन्होंने स्विच किया, फिर काउंटर, फिर यू टर्न लिया, अब बैठे हुए हैं, और अभी भी आ, वो फैसला करना पड़ेगा परवेज इलाही को किसी न किसी स्टेज पे। ये भी मुमकिन है कि वो परवेज इलाही को डील कर लें, जिसके साथ नून लीग के साथ और जरदारी साहब के साथ, जिसके तहत वो बैठे रहे मगर गवर्नमेंट तब्दील हो जाए। ये भी हो सकता है। यही बिल्कुल हो तो पहला सकता है। ऑप्शन था, इफ यू रिमेम्बर। फिर उसके बाद आखिरी दिन पे परवेज इलाही साहब को कोई फोन वोन आ गया इधर उधर से,
और उन्होंने अपने तब्दील कर लिया, मौक़िफ़ खान साहब के साथ बैठ गए। सेठ साहब, परवेज इलाही को तो सिर्फ इतना करना होगा कि वो एक नोटिफिकेशन से इन सारे काबीना के अरकान को फारिग कर दे और नई काबीना ले आए, क्योंकि जो कैबिनेट मेंबर्स हैं दे सर्व एट द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। उनको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही इसी तरीके से स्विच होती है। This is what I'm saying ना, कि instead of PTI as an alliance partner, they have to bring in the Noon League or the PDM people as a partner. तो वो एक पहला ऑप्शन था, यही था ओरिजिनली, मगर मेरा ख्याल है उसमें और भी बड़े प्रॉब्लम्स हो गए और मुनिस बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। परवेज इलाही तो फिर रियलिस्टिक किस्म की प्रैग्मेटिज्म कर सकते हैं, मुनिस ने सारी एम्बिशंस मुनिस की जो है वो दाव पे है। लेकिन सेठी साहब, मुनिस सूबाई असेंबली का मेंबर नहीं है, और जो 10 जो एमपीएज हैं उन्होंने अगर सियासत करनी है तो जो खुदकुश हिकमत अमली है इमरान खान की एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो किस तरह से वो 10 एमपीएज और परवेज इलाही सस्टेन कर सकते हैं और कितनी देर के लिए? देखिए, अभी मैं समझता हूँ कि उस वक्त जब ये बात हो रही थी तो उस वक्त इमरान खान साहब अनपॉपुलर थे और मुस्लिम लीग नून पंजाब में बड़ी पॉपुलर हो गई थी शॉर्टली आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उस वक्त अगर ये इलेक्शन में आ जाते 15-20 दिन के अंदर या महीने के अंदर तो ये बड़े कामयाब रहते हैं और पीटीआई को हराओ। आप आज अगर कोई इलेक्शन हो तो इट्स अ टॉस अप के कौन जीतेगा। खान साहब समझते हैं कि इस वक्त इसीलिए वो अब आज इलेक्शन चाहते हैं कि वो जीतेंगे। तो यही इस वक्त परसेप्शन है पंजाब के अंदर, और इसलिए मैं समझता हूँ इस वक्त परवेज इलाही साहब का दूसरी तरफ जाना वो मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। अलबत्ता ये जरूर है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और हम अगले साल पहुंच जाएंगे, खान साहब कमजोर हो जाएंगे और नून लीग वाले जो है ये फिर इक्तदार की इनका हवाएं जो है ये सूंघने लगेंगे। अभी आपने ऑलरेडी देखा किस तरीके से तब्दीली आ रही है। साग डार साहब आ गए, उसके बाद मरियम साहिबा को रिलीफ मिल गई है और अब डार साहब ने आते सार 10 रुपए जो है डॉलर कमजोर कर दिया है और एक परसेप्शन क्रिएट हो गई है कि मईशत को ये बेहतर चला सकते हैं। और जुडिशरी के बारे में भी ये कि जी बड़े ज्यादती हुई थी इन लोगों के साथ, जिस तरीके से अब जुडिशरी बिहेव कर रही है अबाउट जो कि पहले सजाएं हो चुकी है, तो वो नजर तो आ रहा है कि हवा तब्दील हो रही है। अब ये अगर चलता रहा सिलसिला ऐसे तो हवा तब्दील होगी, हकीकत भी तब्दील हो जाएगी। तो फिर उस वक्त मैं समझता हूँ कि परवेज इलाही साहब को सोचना पड़ेगा, अच्छा हुण के दिन खड़ा होना है, अगे जी इलेक्शन आ रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किदा हाथ पारी होएगा एंड सो ऑन। तो इसका ताल्लुक जो है बहुत सी चीजों के साथ है, एजेंसियों के साथ भी है, खान साहब की लड़ाई जो न्यूट्रल्स के साथ चल रही है उसके साथ भी है। न्यूट्रल्स जो है खान साहब के बारे में सोचते क्या है, क्या खान साहब को किसी स्टेज पे भी वो ट्रस्ट कर सकते हैं अब कि नहीं जैसे पहले किया था। उन्हें एक बात का तो एहसास हो गया ना कि खान साहब जो है ये नवाज शरीफ नहीं है। नवाज शरीफ ने तो कुछ भी नहीं किया था एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो खान साहब ने कर दिया। मतलब है कि खान साहब ने तो एस्टेब्लिशमेंट को फर्क कर दिया। ऑनेस्टली ये सारा मुल्क जो है ये नई जो पौध है, हम जैसे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सोचते थे कि नाम नहीं लेना, होली काओ, सेक्रेड काओ, एस्टेब्लिशमेंट, ये पौध जो है ये तो बहुत आगे निकल गई। आप सुनते नहीं है जो खवातीन आती हैं और बोलती हैं और इनके नौजवान लोग आके किस किस्म की बातें करते हैं। तो इन्होंने तो अब खान साहब ने इनको उकसा दिया है। तो इसलिए क्या खान साहब को ये एस्टेब्लिशमेंट कभी ट्रस्ट करेगी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एज आई सेड, अब जो शहबाज शरीफ साहब है और आज की जो पीडीएम हुकूमत है वो तो हर बात एस्टेब्लिशमेंट की मान रही है और स्टेबलाइज कर रही है सब चीजों को। आपने देखा बड़ी एक इंटरेस्टिंग कमेंट मैंने पढ़ा था इंटरनेट के ऊपर कि ये जो खान साहब की तरफ से जो लीक्स आई हैं, ये ऑडियो लीक्स, तो उससे एक इम्प्रेशन ये गैदर होता है कि जो कि अभी बाहर नहीं आया मगर वो धमकी दी थी डार्क वेब वाले शख्स ने कि जी इसमें जनरल बाजवा भी हैं 1-2 मीटिंग्स के अंदर, मगर वो बहुत मोहतात है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कोई बात बन जाए जिसे कहते हैं। वेरी पोलाइट, वेरी रिस्पेक्टफुल,
very restrained, almost as though he knew that recordings were taking place, and so on. So मैं समझता हूँ कि that will be the main issue, which is why खान साहब कहते हैं कि अगला आर्मी चीफ जो है वो खान साहब अपॉइंट करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ साहब उनको अपॉइंट करें। और यहाँ तक कि वो तैयार हो गए कि जी ठीक है, आप करंट आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दें उस वक्त तक जब तक इलेक्शन नहीं होते, और जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो मेरी हुकूमत होगी और मैं अपॉइंट करूंगा अगला आर्मी चीफ। तो वो इशू जो है अभी भी वो समझते हैं कि जिसको वो अपॉइंट करेंगे वो शायद उनके साथ खड़ा रहेगा थ्रू थिक एंड थिन, राइट और रॉन्ग। मेरा ख्याल है एक सबक अगर सियासतदानों ने सीखा होगा या होना चाहिए, वो ये है कि जिसको मर्जी लगवाएं आप, जितनी मर्जी उसने सिफारिशें की हों या वादे किए हों, आखिर में वो फौज का सरबराह होता है और उस सबसे पहले वो फौज की जो अंदर की जो बातें हैं, जो अंदर के प्रेशर्स हैं, जो अंदर की राय है, वो सुनता है और आखिर में वो अपना आदमी बन जाता है। और इनफैक्ट मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जिसको आप लगाएंगे वो शुरू में ही उसने अपने आप की इंस्टीट्यूशन को प्रूव करना है कि मैं इनका आदमी नहीं हूँ, अपनी इज्जत रखने के लिए, अपनी वकार रखने के लिए, अपनी अथॉरिटी रखने के लिए ओवर हिज इंस्टीट्यूशन। ये कोई सिविल सर्वेंट नहीं है जिसको आप लगाते हैं और सबको पता होता है कि ये सेठी का आदमी है, तो और वो करता भी सेठी के काम है। अगर आप नैब का कोई चेयरमैन लगा दें या इधर उधर तो वो बड़ा होगा, मगर दिस इज अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। मेरा ख्याल है यहाँ सबसे पहला जो प्रेशर होता है एक नए आर्मी चीफ के ऊपर, वो यही होता है कि टू बी हिज ओन मैन। जिसने लगाया होता है वो मौका उसको अगर मिल जाए तो उसी की छुट्टी करा देता है अपनी टॉर्लक बनाने के लिए कि देखे मैं तो मैं तो कौमी असासा हूँ, मैं किसी का अगला पिछला नहीं हूँ। तारीख देख लें, मैं क्या आप खुद जानते हैं, सोलंकी साहब बता देंगे आपको, एक एक आर्मी चीफ आप बताएं, जो जिसने लगाया है। आसिफ नवाज वाला किस्सा बताए ना। आसिफ नवाज नहीं, सिर्फ आसिफ नवाज साहब का नहीं, सभी का ये इशू है। वो भी मजेदार किस्सा है, वो सुनाए तो सही। अयूब खान के जमाने से आप शुरू कर लें और आज तक या खान, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हसन तो नहीं, अयूब खान क्यों, सिकंदर मिर्जा से शुरू करें ना। हाँ सिकंदर मिर्जा बेचारा ही थॉट वो माशाल्लाह लगवा के तो बड़ी कोई एंजॉय पावा उन्हें चल परे हो तू। हाँ बड़ी जिसको आप लगाते हो आगे कहता चल परे हो तू। बिल्कुल बिल्कुल। और जनरल वहीद ने तो दोनों को परे कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल वहीद वो इसीलिए था, सबसे ज्यादा उनकी बड़ी अहमियत है फौज के अंदर की, वाज रियली अ ट्रू न्यूट्रल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गलत फहमी है ये कि जी हम लगाया तो हमें बचाव हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप इसीलिए, मेरी तो यही व्यू है कि सीनियर मोस्ट को लगाए और खत्म करें इस बात को। बिल्कुल, जैसे जैसे जुडिशरी का अब हो चुका है, जैसे कि बाय एंड लार्ज सिविल सर्विसेज में भी होता है, ग्रेडिंग के हिसाब से होता है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। सीनियर मोस्ट वाले सीनियर जनरल्स में से आप किसी को लगाएंगे, मेरा ख्याल ये है कि जिस बंदे को भी लगा रहे हैं उसका ताल्लुक इससे होना चाहिए कि मुल्क के उस मखसूस अरसे में 3 साल में क्या चैलेंजेस है। फर्ज करें कि जी वो साइबर अटैक्स का ज्यादा वो है खतरा, तो अगर आपके पास कोई ऐसा जनरल है जिसको इसकी बहुत अच्छी इल्म और तजुर्बा है, शायद वो मुनासिब हो। किस तरह के चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो ये अख्तियार मेरा ख्याल है वजीर आजम को के पास ही रहना चाहिए। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिस तरह से जुडिशरी में हो रही है उसका इतलाक मेरा ख्याल है कि जनरल्स पर नहीं है। सोलंकी साहब मेरे ख्याल से यहाँ पे आप और इमरान खान में बड़ी कॉमन जो है ना ये चीज है, उनका भी यही ख्याल है। नहीं कोई कॉमन नहीं। इमरान खान को वो बंदा चाहिए जो कि उसके अगले 10 साल को सिक्योर करे, अपोजिशन को दीवार से लगाए, मीडिया को खत्म करे। वो शी जिनपिंग और पुतिन और मोहम्मद बिन सलमान और अर्दवान। अच्छा चले सोलंकी साहब, मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्शन रेज करूंगा टू योर प्रपोजल। वो सिर्फ ये कि ये लोग जो पहुंच जाते हैं ना लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे, ये मोर और लेस दे द सेम, मोर और लेस, और इनमें कोई
साइबर वॉरफेयर या इसकी या उसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं होती। दैट्स व्हाई दे आर अलाउड टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में उधर से निकल के क्वार्टर मास्टर को इधर से they are- तो और दूसरी पहली बात तो ये है कि इसमें कोई एक्सपर्टीज की कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि एक्सपर्ट्स तो आप है ना, एक्सपर्ट्स आर इन द सिविलियन सेक्टर, इट्स देयर जॉब। तो अगर ये उधर ना जाए तो फिर ये इश्यू नहीं बनता ना, वो प्रॉब्लम ये बन जाता है, दे थिंक दे नो इट ऑल, मगर एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे द एक्सपर्ट्स आर इन द सिविलियन सेक्टर, दैट्स व्हाट दे आर मेंट फॉर। आज तक तो नो जनरल हैज एवर वन अ वॉर, वो क्या कहते हैं, वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू जनरल्स एंड सो हाँ ऑन। तो इसलिए आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग should not be in GHQ. It should be in some other idara jahan representation जरूर हो of civilians and others, but दुनिया के जो सबसे डेमोक्रेटिक और एनलाइटेंड नेशंस हैं वहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आर ऑल सिविलियंस एंड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इज मेड बाय द सिविलियंस, द आर्मी इंप्लीमेंट्स इट। जी, और उनका इनपुट होता है यकीनन पाकिस्तान जैसे केस में तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन कमिंग बैक टू, अगर इससे पहले का आप गियर स्विच करें, कल रात असद कैसर ने यह ऐलान किया कि हम आखिरी हमले के लिए जा रहे हैं और इमरान खान इसी हफ्ते में इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान करेंगे। आज इमरान खान पेशावर गए और तवक्को थी कि शायद वो वहां से स्टूडेंट्स को जब खिताब करेंगे तो उसमें कोई ऐलान करेंगे। आज उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को, जनरल्स को खूब लिथाड़ा कि जी आप मीडिया को बंद करते, फला करते, लेकिन कोई ऐलान नहीं किया। आपको लगता है कि अब जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, आने वाले दिनों में वो कोई एक और अटेम्प्ट करेगा इस्लामाबाद पर? ये बड़ा अहम सवाल है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो गेम चल रही है उसके अंदर खान साहब ने अपने ऑप्शंस को देखना है। एक ऑप्शन ये है कि ही हैज टू गो फॉर द लॉन्ग मार्च और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ गवर्नमेंट को गिराए। दूसरा तरीका यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार करें और उसके जरिए अपने मकासद पूरे करने की कोशिश करें। ये दो ऑप्शन हैं, यही मैंने आज अपने इदारे में इनका जिक्र किया है जो रजा जिसका हवाला दे रहे थे। अब बात यह है जी कि पहला ऑप्शन देख लें। पहले ऑप्शन में यह है कि खान साहब को सोचना पड़ेगा कि पहले तो यह है कि बंदे निकालने हैं। क्या पंजाब हुकूमत पूरा तावन करेगी बंदे निकालने में या नहीं करेगी? ये सवाल है कि जरूरी नहीं है कि चौधरी परवेज इलाही आपको पूरा सपोर्ट करे, बिकॉज चौधरी परवेज इलाही कहीं और भी देखते हैं, सिर्फ खान साहब की बात नहीं सुनते, और बातें भी सुनते हैं। तो चलो मैं समझता हूँ गिव द डेविल द बेनिफिट ऑफ द डाउट। तो चौधरी परवेज इलाही कहता है हाँ जी हाँ सारी गवर्नमेंट आपके साथ है, हम बंदे निकालते हैं। चलो जी बंदे निकाल दिए, उधर से केपी ने आ गए, उधर से इधर से उधर, चलो जी लाख बंदा इकट्ठा कर लिया। वो लाख जो कि 10 लाख लगता है, ठीक है, चले आपने बंदे इकट्ठे करने शुरू कर दिए और आपने लॉन्ग मार्च की तरफ रवाना हो गए। उधर से राना सनाउल्लाह कह रहा है कि 50,000 बंदा तो मैंने भी इकट्ठा कर लिया, लाठियों के साथ और टीयर गैस के साथ। और आपके पास तो ना लाठियां होंगी ना टीयर गैस होगी, बिकॉज आप तो लाठी ला नहीं सकते ना, लाठी लाए नहीं आप तो फिर आपको बैन हो जाएंगे। आप उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये तो वायलेंट होने जा रहा है। यू हैव टू प्रिटेंड टू बी नॉन वायलेंट एंड सो देयरफॉर यू हैव टू फेस द फोर्स ऑफ द स्टेट जो लिजिटिमेट है। दैट्स द डिफरेंस। सो स्टेट जब फोर्स इस्तेमाल करती है दैट्स लेजिटिमेट, जब सिविलियंस इस्तेमाल करते हैं दैट्स इलीगल। तो आप आए। अब राणा साहब ने कहा जी मैंने सिंध से भी 10,000 पुलिस वाला बुला लिया है, 10,000 रेंजर्स होंगे, 32,000 के करीब। आपने इस्लामाबाद और पिंडी, इस्लामाबाद से लोग इकट्ठे कर लिए। वो कहता है मैंने तैयार हूं, मैं आओ। अब खान साहब ने ये देखना है कि अब क्या होगा। खान साहब जाएंगे, उनको रोका जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब रोका जाएगा तो उसमें टीयर गैस भी चलेगी, टांगे भी टूटेंगे, ये सर भी फटेंगे। और फिर देखना यह है कि खान साहब के जो लोग हैं वो डटे रहते हैं कि नहीं डटे रहते हैं, आगे बढ़ते हैं कि नहीं, चलो एक कदम और बढ़ाओ हम आपके साथ हैं वाली बात होती है कि नहीं। मार कुटाई के बावजूद वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और मार कुटाई होती जाती है और आप और मैं उनके इमेजेस जो हैं वो दिखाना शुरू कर देते हैं और मुल्क के अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है।
फौज के अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, पुलिस के अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, बगावत की इश्यूज खड़े होने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज वेयर देयर इज ब्लड देयर इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्फ्रंटेशन एंड सेकंड थॉट्स। तो फिर क्या जो गवर्नमेंट है वो कहेगी हम घर जा रहे हैं? नहीं, क्यों कहेगी? वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, वो बैठी है, पार्लियामेंट पर रोक हो जाएगी, तो ये क्या सीज कर लेंगे जाके पावर? मतलब है कि ये खुद जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठ जाएगा, इमरान खान कहेगा मैंने सीज कर लिया, इनकलाब आ गया। ऐसे नहीं होगा ना, बिकॉज उस स्टेज पे फौज को फैसला करना पड़ेगा। क्या वो एक इलीगल एक्ट को एक्सेप्ट, खान साहब की सीजर ऑफ पावर जो है उसको बैक करेंगे, या एक एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाहर आएंगे? तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट ऑफ एन इनकलाब और खान साहब जो हैं वो पावर में इस रास्ते से नहीं आ सकते। अगर गवर्नमेंट डट जाती है और अगर फौज उनके साथ खड़ी हो जाती, और अगर फौज ने इमरान खान के साथ खड़ा होना है और हुकूमत के साथ नहीं खड़ा होना, तो फिर वो किसी के साथ क्यों खड़े हो, वो खुद क्यों ना आ जाए? और उसके लिए माहौल बिल्कुल तैयार होगा कि ये देखें सिविलियंस क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े मार कुटाई, तबाही हो रही है इकोनॉमी की, मईशत की, बहुत हो गया है, वी आर कमिंग इन एंड वी आर क्लीनिंग अप द मेस। तो अर्ज ये है कि फिर खान साहब को सोचना पड़ेगा कि ये सारा कुछ जो करेंगे अपने लिए नहीं होगा, ये किसी और के लिए ही होगा। और वो जो आएंगे तो वो तो फिर जेन्युइनली न्यूट्रल ही होंगे, वो तो ना खान साहब को छोड़ेंगे ना किसी और को छोड़ेंगे। तो बात ये है कि क्या यू वांट टू टेक दैट रूट, टेक दैट रिस्क? अगर फौज खान साहब के हुकूमत के साथ नहीं खड़ी होगी तो वो खान साहब के साथ नहीं खड़ी होगी, वो अपने लिए खड़ी होगी, इन द नेशनल इंटरेस्ट अबव ऑल दिस। तो एक तो ये ऑप्शन है, खान साहब को सोचना पड़ेगा कि इससे प्रोज एंड कॉन्स क्या है और इनको क्या मिलेगा और क्या गवाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये एक धमकी के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाए। वो कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ाया जाता है, जब भी आप बात सोचते हैं ऑफ थ्रेट्स, वो कहते हैं कि थ्रेट की एफिकेसी ये होती है कि वो बड़ी पोटेंट होती है थ्रेट। अगर ये थ्रेट हो कि हम टेक ओवर कर लेंगे तो फिर टेक ओवर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर दूसरी साइड ये समझे कि ये ऐसी थ्रेट है, इन्होंने कभी टेक ओवर करना नहीं है, तो थ्रेट का कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब बात ये है कि खान साहब की जो थ्रेट है, जिसको ये थ्रेट बनाना चाह रहे हैं, क्या हुकूमत और फौज उसको रियल थ्रेट समझेगी या सिर्फ एक नेगोशिएटिंग चिप समझेगी? और अगर वो इसको नेगोशिएटिंग चिप समझेगी तो फिर खान साहब की थ्रेट फुस हो जाएगी, वो काम ही नहीं आएगी। उनको पता होगा कि ये यहाँ तक ही है, उसके बाद फुस हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की थ्रेट फुस है, और ये सिर्फ मेरा असेसमेंट नहीं है, और लोगों का भी ये असेसमेंट है कि खान साहब या इनकलाब के लिए तैयार हो जाए, खून खराबे के लिए तैयार हो जाए, और उसके बाद एक कू हो जाएगा इस मुल्क के अंदर, और जिसके अंदर खान साहब भी डरे जाएंगे। जैसे मैंने कहा, आर दे रेडी टू ट्रस्ट अ मैन लाइक हिम टू वंस अगेन कम इन एंड इनको कहे जी चलो जी तो मैं पुलिस फोर्स बनाने लगा, निकरा पवाने लगा? तो वो तो हो नहीं सकता, वो तो होगा नहीं। निकरा नहीं पवानी नहीं, वो मतलब है कि यार उनकी गल्ला ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ठीक है, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। नहीं नहीं होना भी चाहिए इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट। मेरा एक और सवाल है। अच्छा नहीं, अभी आई एम नॉट फिनिश यार, सोलंकी साहब बाज आ जाओ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। अच्छा, तो दूसरी चीज है कि फिर खान साहब नेगोशिएशन की करेंगे, तो ये खान साहब जो डिले कर रहे हैं ना, लॉन्ग मार्च डिले कर रहे हैं, ये इसका मकसद ये था कि थोड़ा सा बिल्ड अप किया जाए फॉर बेटर नेगोशिएशन। दैट्स माय व्यू। और वो नेगोशिएशन क्या है? नेगोशिएशन दो पॉइंट्स के ऊपर है, और तीसरा पॉइंट है कोई नहीं। एक ये है कि जी शहबाज शरीफ जो है अपनी चॉइस का आदमी नहीं लगाएगा नवंबर में, और कुछ नहीं तो मुझे तो कंसल्ट किया जाए, मगर ये नहीं लगाएगा अपनी चॉइस का, लगाए यही क्योंकि वो इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही डजंट हैव एन इशू विद दैट, ही हैज एन इशू विद द फैक्ट कि किसको लगाएंगे, एक ये। और दूसरा ये है कि इलेक्शन कब होंगे, तीसरा कोई इशू नहीं है। खान साहब चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा ना लगा दे शहबाज शरीफ हु एक्चुअली डजंट लाइक इमरान खान, या जिसको इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया हो, और ताकि वो कोई you know when he comes to the seat ये ना हो तुम होटल में आ गया मैं तेरे सॉर्ट आउट कर लूं। दूसरा ये कि इलेक्शन कब होगी। और सो मैं ये समझता हूं कि खान साहब इज नेगोशिएटिंग ऑन दीज 2 पॉइंट्स,
धमकियां वो आवाम की दे रहे हैं, जैसे कि अच्छा एक पॉलिटिशियन देता है। आपने देखा कि पीडीएम वाले भी तो करते रहे ना, मौलाना भी तो लेके आ गए थे ना, और बाकी लोग भी धमकियां देते रहे। मुझे पता है 93 में बेनजीर ने भी धमकी दी थी कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, आई वाई कोई नहीं, एंड सो ऑन। मगर धमकी तो होती है। तो ये एक नेगोशिएटिंग पोजीशन होती है। मैं समझता हूँ खान साहब इज ट्राइंग टू नेगोशिएट, और वो नेगोशिएशन का जो आखिर है वो यही होगा, कहीं ना कहीं कोई बात बनेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों। और जब वो बात बन जाएगी, उसके अंदर कुछ एक दो चीजें कंसीड करनी पड़ेगी पीडीएम वालों को, एक दो चीजें कंसीड करनी पड़ेगी खान साहब को, और इवेंचुअली अगले साल जाके इलेक्शंस होंगे, और खान साहब विल गो टू पार्लियामेंट, जहां जाके ये फाइनल फैसला है, जो डील है ना, ये वहां होगी। ये आउटसाइड पार्लियामेंट ये डील नहीं हो सकती। ये डील पार्लियामेंट में ही होगी, ताकि जो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट्स आए वगैरह, उसके अंदर खान साहब का भी कंसल्टेशन हो। अगर बाहर बैठे रहेंगे तो फिर कोई कंसल्टेशन नहीं आएगी, एंड इट विल बी प्रीटी वन साइडेड। जी सोलंकी साहब, आपका कोई सवाल था, आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम क्लोज करते हैं क्योंकि वक्त नहीं, हमारा जो है वो मेरा खत्म। सवाल था, आपके एक दोस्त हैं जिनके साथ कश्ती में आप बैठे थे, आप तो कश्ती से उतर के आ गए हैं, तो उनकी कश्ती कब पार लगेगी? वो इधर आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, वो तो तैयार बैठे हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ। इस वक्त जो चीज चल रही है, आप देख रहे हैं ना कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने उड़ा दिया है मरियम का केस और सफदर साहब का केस। ये जो नवाज शरीफ साहब के भी खिलाफ ये जो स्टील मिल, और ये जो उसमें तो कोई इशू नहीं था, एवन फील्ड वाला, बिल्कुल वो भी फारग है। जैसे ही नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो कन्विक्शन भी फारग हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देयर इज नो, वो बिल्कुल यही नॉनसेंस है। और उसके बाद कानून भी तब्दील हो गया है ना। उस वक्त पहले ये कानून था कि आपको प्रूफ देना है कि मैंने पैसे नहीं भेजे थे। अब नैब को प्रूफ देना है कि इन्होंने पैसे भेजे थे, और वो पैसे की सोर्स नहीं हमें पता। तो वो सब कुछ तब्दील हो गया है, माहौल भी तब्दील हो रहा है, कानून भी तब्दील हो गया है, और मेरा ख्याल है कि उसके रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। दार साहब भी आ गए हैं वापस, और मरियम को भी इजाजत मिल गई है, केस खत्म हो गया है, और अगला स्टेज पे नवाज शरीफ के साथ भी ये खत्म हो जाएगा। जो रह जाएगा वो रह जाएगा वही सुप्रीम कोर्ट वाला डिस्क्वालिफिकेशन, नॉट दीज कन्विक्शंस बट डिस्क्वालिफिकेशन इकामा वाला। उसका माहौल भी आप देख लें बाहर क्या है इस वक्त। वो मीडिया वाले जो कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, आज वो मीडिया वाले तैयार हैं और मजाक उड़ा रहे हैं दो चीफ जस्टिस का, कि वो किस किस्म के चीफ जस्टिस थे और किस किस्म की इकामा के ऊपर और ब्लैक डिक्शनरी के ऊपर उस वक्त जबानें दबी हुई थी। आज खुल के उनकी तनकीद हो रही है, जस्टिस खोसा की और जस्टिस साकिब निसार की। ऐसे कि आज तक किसी चीफ जस्टिस की इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी आज मीडिया के अंदर उनकी हो रही है। तो ये मैं समझता हूँ वो भी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम व्हेन अगेन एक स्पेशल अपील आएगी कि जी इसको भी खत्म किया जाए, ये भी नॉनसेंस था। ये जुडिशरी ने अपना रुख ठीक करना पड़ेगा। ये बहुत स्ट्रे कर गई थी अंडर दोस टू चीफ जस्टिस। और मैं समझता हूँ इफ्तिखार चौधरी के अंदर भी ये बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए थे। प्राइम मिनिस्टर को नॉकआउट कर रहे हैं फॉर कंटेम्प्ट एंड इस किस्म का नॉनसेंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। और अब जो है ये, और उसके बाद इन्होंने जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया है और शरीफ के साथ किया है, अब जाके रुख ठीक होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ 1 year मैक्सिमम, राइट। नो मोर। अब वो क्यों और क्या छोड़ दे उस बात को। जुडिशरी के अंदर भी बड़ी डिविजन्स हैं इस वक्त, और बड़े बड़े अपराइट जजेस भी हैं, एंड वी नो ऑफ देम। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सेठी साहब, थैंक यू फॉर द टाइम। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का खत्म वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे फिर कल फिर से मुलाकात होगी। आप कमेंट्स छोड़ें अपने, और अगर कोई सवालात मजीद है तो हम उनको फॉलो अप करेंगे। इसके साथ ही खुदा हाफिज।